नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खास कार्यक्रम इमर्जिंग बस्तर, आप सभी का स्वागत है। साहित्यकार बस्तर के कहते हैं, बदले से आजे दिन, जुग बले बदले से आमचो समाज, राज आमचो बदले से। यानी कि बदल रहा है सब कुछ, दिन बदल रहे हैं, युग बदल रहा है, हमारा समाज बदल रहा है और बस्तर भी बदल रहा है। लेकिन बस्तर बदल रहा है ये कहना पुरानी बात हो गई है, क्योंकि अब बस्तर नए रूप में हमारे सामने है। ये वो बस्तर है जो बेबाक है, जो अलहदा है, जो अनूठा है, जो बेमिसाल है, जो बेजोड़ है। और इसी बस्तर की बात आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर हम करने जा रहे हैं। उन लोगों से बातचीत करेंगे, उन लोगों से जानेंगे बस्तर की कहानी, उन्हीं की जुबानी जो बस्तर के हैं, बस्तरियाँ हैं, जो जानते हैं कि बस्तर किस तरीके से सजा है, सवरा है और कैसे संघर्षों से उठ खड़ा हुआ है, बुनियाद से बुलंदी तक पहुंचा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम इमर्जिंग बस्तर। और पहले पैनल को मैं बुलाना चाहूँ, उससे पहले मैं अपनी सहयोगी शिवांगी द्विवेदी को बुलाना चाहूँगी मंच पर। और अब तारुफ करवाती हूँ आपका हमारे पहले पैनल से। हमारा पहला पैनल है कलाकारों का। बस्तर की संस्कृति की बात करनी बेहद ज़रूरी इसलिए क्योंकि राज्य तभी तरक्की करता है जब वहाँ की कला और संस्कृति फलती फूलती है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार हमने देखा है कि कला और संस्कृति पर खासा जोर है। ऐसे में हमने भी सोचा कि बस्तर के कलाकारों को बुलाएं और उनसे बातचीत करें। छटा बिखरेगी गोंडी हल्बी भतरी की और सुनेंगे उनसे बस्तर के कला और इतिहास की कहानी। सबसे पहले बुलाना चाहूंगी लखेश्वर खुदराम जी को। लोक गायक हैं बस्तर के, जोरदार तालियों से स्वागत करिए लखेश्वर खुदराम जी का। ये 40 सालों से बस्तर की लोक कला की सेवा कर रहे हैं और बादल एकेडमी यहाँ वो टीचर के रूप में सेवा दे रहे हैं। नई पीढ़ी को सिखा रहे हैं कि बस्तर की कला और संस्कृति कैसे सहेजी जाए। दूसरे हमारे मेहमान हैं खेम वैष्णव जी, बस्तर संस्कृति के जानकार हैं। ये बताएंगे कि कैसे बस्तर की संस्कृति आदि काल से चली आ रही है और इसमें कितनी विविधता में भी कितनी एकता है। तीसरे हमारे खास मेहमान हैं टंकेश्वर पाणिग्रही जी, लोक कलाकार हैं बस्तर के। गीत बेहद उम्दा गाते हैं और मैंने तो सुना है कि अलग अलग भाषाओं में गाते हैं, तो बेहद दिलचस्प होगा इनको भी सुनना, इनसे भी बातचीत करना। ये तीनों ही मेहमान हमारे खास मेहमान हैं। और इमर्जिंग बस्तर की बात होती है तो बात नए बस्तर की होती है, बस्तर के नए रूप की, जहां पुराना कुछ भी भूलना नहीं है। इसलिए हमने इतिहास, कला और संस्कृति तीनों का सामंजस्य बिठाया है। और शुरुआत करते हैं चर्चा की। ओवर टू यू शिवांगी। बहुत शुक्रिया तृप्ति। और इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम बेहद ही खास तरीके से कर रहे हैं। और सबसे पहले इसीलिए मैं बात करना चाहूँगी बस्तर की लोक कला की, क्योंकि हम कला की बात कर रहे हैं, हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले लोक कलाकार से ही सवाल पूछना बेहतर होगा। टंकेश्वर जी, लोक कला की ही बात करेंगे, बस्तर की लोक कला के बारे में बताइएगा, कैसी संस्कृति? सबसे पहले मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मंच में एक अवसर देने के लिए। बस्तर का लोक कला, लोक संस्कृति बहुत ही धनवान, मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और बस्तर के लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संस्कृति, लोक भाषा, जो सारे जहाँ से अच्छा मैं बस्तर का नाम लूँ तो मुझे कोई दुख की बात नहीं है। और धीरे धीरे ये लुप्त होते जा रहा था और आने वाले कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे प्राय लुप्त ही होने वाला था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे माननीय भूपेश बघेल जी का। उन्होंने एक दूरगामी सोच रखी और लुप्त हो रही कला संस्कृति को किस तरह से इसको संरक्षित किया जाए, संवर्धन किया जाए और आने वाले पीढ़ी को शुद्ध रूप से किस तरह से हस्तांतरित किया जाए, इसके बारे में उन्होंने सोचा। हम बस्तर वासी नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ वासी हम उनका आभारी हैं। तो कोई गीत सुना दीजिए फिर आप लखेश्वर खुदराम जी। बस्तर में बहुत सारे गीत हैं, इसमें से मैं एक ऐसा गीत सुनाऊंगा जो मतलब लुप्त हो रहा है और ये अपने जीवन चक्र से जुड़ा हुआ है। गाये चरी गला कोनाड़ी बिनाड़ी भई सो चरी लाजोबा होई रे सजनी रन बिजली भई सो चरी लाजोबा
बिलई जाऊची कलसा कलसा मुसाकू धरी बी बोली होई रे सजनी रन बिजली मुसाकू धरी बी बोली मुसा बपणी टाकीला आचे झील मिली कांडा दरी होई रे सजनी रन बिजली झील मिली कांडा धरी। आप इसका मतलब भी बता दीजिए जल्दी से। मनुष्य जीवन हम देखें तो चाहे वो एक कोशी जीव हो चाहे विशालकाय डायनासोर अपने जीवन चक्र से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जैसे एक टिड्डा है उसको कोई पक्षी खाता है उसको कोई उससे बड़ा जानवर खाता है, इसी तरह से जो जीवन से जुड़ा हुआ हर जीव जंतु इस प्रकृति से जुड़ा हुआ सभी एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है और सभी चीजों का संरक्षण बस्तर से जाए तो फिर वो तो उम्दा हो जाता है। खेम वैष्णव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी बस्तर की संस्कृति को आप कम शब्दों में पिरोकर बताना चाहें तो कैसे बताएंगे, कैसी है बस्तर की संस्कृति? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी को मेरा प्रणाम। मैं मूलतः लोक चित्रकार हूँ और मैं अपने लोक चित्रों में बस्तर की जितनी भी संस्कृति के बारे में आप कहेंगे तो यहाँ के जो तीज त्यौहार हैं, पर्व हैं, यहाँ के जो लोकगीत हैं, यहाँ के लोक नृत्य हैं और इन सभी को मैंने लोक चित्रों में जो है मैंने पूरे भारतवर्ष में जो मेरा प्रदर्शन हुआ है और भारत के बाहर भी मेरा प्रदर्शन होता रहा है, उसमें मैं कोशिश किया हूँ कि बस्तर की जो मूल संस्कृति है, यहाँ के जो जगार लोक चित्र हैं, जगार बोले तो लक्ष्मी जगार और तीजा जगार, ये मूलतः यहाँ की जो है पारंपरिक वाचिक परंपराएं हैं जो लोकगीत जगार गायिकाओं के द्वारा गाई जाती हैं। उसका अभी तक के अलिखित वो महाकाव्य था जिसको मेरे बड़े भाई स्वर्गीय हरिहर वैष्णव जी ने उसको लिखित में प्रस्तुत किया और वो आज पुस्तक के रूप में उसका प्रकाशन भी हो चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ की जो संस्कृति है जब तक के लिपिकरण जिसको अपन बोलते हैं लिपिबद्ध ना हो जाए और वो पढ़ने सुनने देखने के लायक ना हो जाए तब तक के बाहर के लोगों को क्या है केवल एक बस्तर ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं, उसको अनुभव करना, उसको महसूस करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और जब तक के आत्मसात नहीं करेंगे तब तक उसका महत्व जो है वो नहीं होता। बिल्कुल, और निश्चित रूप से अगर किसी चीज़ को अनुभव करना है उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगला सवाल मेरा लखेश्वर जी आपसे रहेगा। अनुभव की हम बात कर रहे थे और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम अनुभव करें किसी चीज़ को तो उसका इतिहास जानना। बस्तर के लोकगीत के इतिहास की अगर हम बात करें तो वो क्या इतिहास रहा है? सवाल टंकेश्वर जी से। हाँ, टंकेश्वर जी। टंकेश्वर जी, आप बताइए सवाल आपसे। बोलिए, प्रश्न क्या था मैडम? बस्तर की हम बात करें, अगर लोकगीत की बात करें तो लोकगीत के बारे में आप बताइएगा बस्तर के कि किस तरीके से इसका इतिहास रहा है। अनुभव की हम बात कर रहे थे, अनुभव करने के लिए, समझने के लिए इतिहास समझना ज़रूरी है। जी जी, बचपन से मैं लोकगीत में माता सेवा से यहाँ जुड़ा हूँ। माता सेवा, रामायण, इन सब से जुड़ा हुआ हूँ। और माता सेवा में जो यहाँ पर गाया जाता था लगभग मैं 55 की बात बताऊं, उस समय जो माता सेवा का गीत गाया जाता था, घर घर में जो माता का प्रकोप हुआ करता था, तो हम लोग विभिन्न मंडलियों के द्वारा हम जाते थे तो सेवा गीत। तो मैया पहले में सुमिरो माता, पहले में सुमिरो श्री गणपति गण राज हो माय। पहले में सुमिरो श्री गणपति को, दूजे में सरस्वती माय। पहले में सुमिरो श्री गणपति को, दूजे में सरस्वती माय। तीजे में सुमिरो भंवरपति को, बरवा के हो साय। मैया पहले में सुमिरो माता, पहले में सुमिरो श्री गणपति गण राज हो माय। वैसे हलवी गीत भी मैं गाता हूँ। जी,
जरूर सुनाइए छोटा सा हल्बी गीत। हाँ कोई कम कम। नोहाय दादा नोहाय मैं तो हुरिया खोरे खोर बुल तो बीता माया कोंडा गाया। नोहाय दादा नोहाय मैं तो हुरिया खोरे खोर बुल तो बीता माया कोंडा गाया। कोनी बलसत मोके बैहाक कोनी बलसत लड़गा, 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 कोनी मोके गारी देसत कोनी मारसत बड़गा दादा खोरे खोर बुल तो बीता मैं कोंडा गाया। ये बच्चों को मैं सिखाता हूँ। अच्छा, बच्चों को ये सीख है। इसका हिंदी में मतलब क्या है जी? टंकेश्वर जी, इसका हिंदी में मतलब क्या है? हिंदी में गली गली में घूमने वाला, मैं मांगने वाला, नोहाय दादा नोहाय मैं तो हुरिया खोरे खोर माने गली गली में। हाँ, खोरे खोर ये चूंकि हल्बी है और छत्तीसगढ़ी भी, तो एक बोली तो कोस कोस में पानी और बानी वाली कहावत छत्तीसगढ़ में है, तो जय गंगान सरीखा मुझे समझ में आ रहा है ये। अब मेरा सवाल आपसे है लखेश्वर जी, आप बादल में बच्चों को सिखाते भी हैं, और अभी जो बस्तर की कला संस्कृति है, जो गीत है, वो सुन करके ही आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज की पीढ़ी को कैसे सिखाते हैं? कोई संकलन हो रहा है बादल में लिखित रूप में या ऑडियो, किस तरीके से काम हो रहा है? जी मैडम, अभी जो लुप्त हो रही जितने भी लोकगीत हैं या लोक नृत्य हैं, उनको संकलन करने का दायित्व बादल के माध्यम से हो रहा है, और इसके लिए अभी बाली फूल के नाम से एक जो पारंपरिक गीतों का प्रकाशन भी हुआ है। समर कैंप या फिर विभिन्न प्रकार के जो शिविर के माध्यम से हम लोग वहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं, और बच्चे जो उसको सीखें और शुद्ध रूप से आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करें, इसके लिए बादल के माध्यम से हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी गोंडी और ध्रुवी के क्षेत्र में भी लगातार काम हो रहा है, और बच्चे हों चाहे, इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। जो भी सीखना चाहता है तो आकर के बादल एकेडमी में वो सीख सकता है। और खुशी की बात है कि डिप्लोमा का जो 5 विषय पर खैरागढ़ से इसका अनुबंध है शुरू हो चुका है, और इस वर्ष लगभग 65 के आसपास विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया। ये बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बादल के माध्यम से बस्तर के जो लुप्त हो रही, चाहे नृत्य हो, गीत हो, भाषा हो या संस्कृति हो, इसको संरक्षण करने में एक महत्वपूर्ण हम लोगों को सहयोग मिलेगा, ऐसा आशा है। और बहुत सारे लोग अपने खुशी से जुड़ते भी जा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और जैसे कि आपने बताया कि ये जो हमारी परंपरा है, जो गीत है, लोकगीत है, वो लुप्त होता जा रहा है, और इसे संजोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला सवाल खेम वैष्णव जी मेरा आपसे रहेगा। हम परंपराओं की बात कर रहे हैं, लोकगीत की बात है, कोई ऐसी परंपरा बताइए जो आज भी प्रासंगिक हो। जैसे हम किसी भी क्षेत्र या किसी अंचल को अभी पहचानते हैं तो वहाँ की लोक संस्कृति जो है वो सबसे पहले हमारे सामने मानस पटल पे आती है। कि जैसे यहाँ की जो स्थानीय बोली है, स्थानीय बोली जो संपर्क बोली है वो हल्बी है। इसके अलावे और भी बोलियाँ बोली जाती हैं, और हल्बी बोली में आप देखेंगे कि उसका व्याकरण भी है, वो बहुत विस्तारित है, चूँकि उसका कोई लिपि नहीं है, इसीलिए वो बोली रह गई। आज यदि उस क्षेत्र में यदि काम किया जाए तो मेरे ख्याल से वो भी एक भाषा का रूप, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा का रूप जैसे हुआ, ठीक वैसे ही मेरे ख्याल से इसका भी एक लिपिकरण होके भाषा का रूप ले सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और अब तो पुस्तकें भी छपने लगी है बच्चों के लिए। टंकेश्वर जी, ये जो काम हो रहा है अभी की पाठ्य पुस्तकें हल्बी में, गोंडी में, भतरी में जो बच्चों को पढ़ाई जा रही है, इस पहल को कैसे देखते हैं आप? सरकार कैसा काम कर रही है बस्तर में लोक कला, बोली, भाषा के लिए? बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। विगत 3-4 वर्षों से बच्चों को जो सिखाया जा रहा है हल्बी में, और अंदर के क्षेत्र में जो गोंडी भाषा में और भी जो भाषाओं में सिखाया जा रहा है, तो हम लोग जब शिक्षक के रूप में, शिक्षक से रिटायर हुआ, जब जाता हूँ देखता हूँ तो बहुत अच्छा, सब प्रकार से बच्चे हर भाषा में। माइक थोड़ा नीचे करिएगा। हाँ जी,
विभिन्न भाषाओं में वो बहुत अच्छा मतलब मैं सिखाया। तो हल्बी और इन सब बोलियों में भी बच्चों को सिखाया जाता है। हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है एनसीईआरटी की ओर से, और हमारे संकुल समन्वय बहुत सारे टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो जा कर के वहाँ सिखाते हैं। और हम जो है कभी कभी बच्चों को विभिन्न भाषाओं में सीख के आए हैं। तो जैसे सारे जहाँ से अच्छा तो सब लोग जानते हैं, जैसे ओडी विलैयाड पापा तमिल गीत है, तो बहुत सहज भाषा में से, जैसे मैं थोड़ा सा दो गा देता हूँ। जरूर जरूर। ओडी विलैयाड पापा नी वैंदरिकु लागदु पापा, ओडी विलैयाड पापा नी वैंदरिकु लागदु पापा, कूडी विलैयाड पापा, कूडी विलैयाड पापा, और कुलंदैयै वैयादे पापा, ओडी विलैयाड पापा नी वैंदरिकु लागदु पापा, चिन्नंचिरी कुरुवी पोले, चिन्नंचिरी कुरुवी पोले, नी तिरिंद परंदवा पापा, मन्न परवगल कंड, मन्न परवगल कंड, नी मन दिल में गिड़चिकोलु पापा, ओडी विलैयाड पापा नी वैंदरिकु लागदु पापा। इसमें मैं खास बताना चाहता हूँ, मेरे साथी खेम वैष्णो 35 साल से विभिन्न शालाओं में हम ये सब गीतों को सिखाते हैं। वैसे मैं 15 भाषा के कम समय में मैं बहुत गीत गा सकता हूँ। तो मेरे साथी जो हैं खेम वैष्णो तबला बजा के मुझे बहुत अच्छे संगीत भी जानते हैं। मतलब संगत साथ साथ है आज, हाँ, हाँ? तबले की बस कमी है। जी, हाँ? तो बहुत अच्छा हम लोगों ने खेम साथ वैष्णव दिया। जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो चित्र बनते हैं, लतिका वैष्णव भी आप ही के परिवार से हैं, तो जो चित्र बनते हैं, इन चित्रों में संदेश किस तरीके का होता है? गोदना, खासकर गोदना आर्ट बहुत फेमस बस्तर का है। जी, उसमें देखिए सबसे जो परंपराओं का जो स्थानांतरण या हस्तांतरण जो भी आप बोलिए, तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य था कि बस्तर का जो लोक चित्र है, गोदना मैंने कई तरह की यहाँ पर आप देखेंगे बस्तर में लगभग मैंने मुख्यतः 5 प्रकार के ही चित्र जो यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे प्रस्तर का पत्थर में जो रॉक पेंटिंग जिसको बोलते हैं वो है, गोदना पेंटिंग है, दीवार में बनाए जाने वाला भित्ति चित्र है, आप जिसको अल्पना बोलते हैं या रंगोली बोलते हैं उसको हम यहाँ पर बाना लिखना बोलते हैं, जो ज़मीन में बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से गोदना भी अपने आप में एक संपूर्ण आर्ट है। और एक आदिवासी संस्कृति में एक बहुत बड़ा वो रहा है गायता पखना का, जो आजकल आप देखेंगे यहाँ तोकापाल से लेकर दंतेवाड़ा तक के, उसमें बहुत सारे पत्थर देखेंगे, वो पहले लकड़ी में कार्विंग किया जाता रहा है, लेकिन चूंकि वो सड़ने के कगार में आ चुका है, इसलिए अब आजकल क्या पत्थर पे पेंटिंग बनाया जा रहा है। तो किसी न किसी रूप में वो परंपरा आज जीवित है, और मैं इसी परंपरा को जीवित रखने के लिए मैं अपने दोनों पुत्रियों को, एक तो लतिका वैष्णव है जो रायपुर में रहती है वो, और दूसरी रागिनी, वो छोटी लड़की है मेरी, उसके अलावा भी और भी मेरे बहुत सारे शिष्य शिष्याएँ हैं जिनको मैं पारंपरिक चित्र जो है यहाँ के जगार पेंटिंग जो है उसको मैंने हस्तांतरित किया है। इसीलिए क्योंकि देखिए आज जो भी हम फाइन आर्ट की बात करें या किसी प्रकार के कंटेम्प्रेरी आर्ट है या मॉडर्न आर्ट है, इस टाइप का, इसमें आज कंपटीशन इतना है, उसमें माने हम पहुंच नहीं सकते वहाँ तक के। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ की हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उस मिट्टी की महक वो चित्रों में दिखना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल, और समय के साथ में ढालना, उस परंपरा को जीवित रखना, सबसे बड़ी बात यही है। लखेश्वर जी, सवाल आपसे है। अभी हम भाषा की बात कर रहे थे, और गीत के माध्यम से किसी भाषा को समझना सीखना सबसे बड़ी बात होती है। जिन भाषाओं से आपकी पहचान है, जो जिन बोलियों से,
उसे अपने गीत में कैसे ढाला, किस तरीके से अपने गीतों में उसे संलिप्त किया? जी, ये बहुत बड़ी बात है मैडम कि कोई भी भावना हो या कोई तीज त्योहार या संस्कृति से जुड़ी हुई बातों को हम गीतों में किस तरह से उसको व्यक्त करें, क्योंकि हमारे बस्तर में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिसको मतलब पूर्व से ही इसको गाया जाता था गीत के माध्यम से। जैसे कि एक रनो बेलो है, इसमें हमारे जो पेड़ पौधों से मिलने वाले बहुत सारे फल हैं, तेल हैं, ऐसी चीज़ों का जिस तरह से वर्णन किया जाता है उसको 2 लाइन में सुनाना चाहूँगा। जरूर जरूर जरूर। सेलो रनो बेलो हुनी टोरा तेलो चकड़ चकढाए करे किरच तेल चो मोटर गाड़ी सहरे चले। सेलो रनो बेलो हुनी टोरा तेलो चकड़ चकढाए करे किरच तेल चो मोटर गाड़ी सहरे चले। आले बोला बोला टपाए बोला मुए मुए नी चोला चैत परब दुटान बोला पका बटे जाओ जला रे। सेलो रोनो बेलो हुनी टोरा तेलो चकड़ चकढाए करे किरच तेल चो मोटर गाड़ी सहरे चले। जैसे इस गीत में अभी बायो डीजल के बारे में बात किया जा रहा है, अच्छा। तो उस तेल से भी अब धीरे धीरे जो पहले के लोग ऐसा कल्पना की थी, शायद उस गीत में है कि उस तेल से भी मतलब मोटर गाड़ी चल सकता है। हाँ। इस तरह मतलब गीतों में भी अगर हल्बी है, भतरी है, तो उन गीतों में भी नया संदेश देने का, आज की पीढ़ी को जागरूक करने का एक मर्म छिपा हुआ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप लिख भी रहे हैं लगातार, ऐसा नहीं है कि पुराने जो लिखे हुए या सुने हुए गीत हैं, जी, जी। लिखे तो नहीं है पुराने, शायद सुने सुने ही आप लोग लगातार जी जी जी, जो हैं। पारंपरिक जो गीत है मैडम, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। हाँ। जो रचना गीत होती हैं उसको कोई कल्पना करके, चाहे कविता हो चाहे कोई गीत हो, उसको कल्पना करके कोई गीतकार या कवि उसको लिखता है, लेकिन जो पारंपरिक गीत हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता और ये है। एक अच्छी बात है कि आज की नई पीढ़ी आपको जब सुन रही है तो जो काम कर रही है वो भी परिष्कृत होगा, वो भी अच्छे तरीके से जाएगा। जैसे आपने बताया कि जी, आज जी, बायोगैस से भी मोटर गाड़ी चल सकती है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप मंच पर बने रहिएगा।